हाय गाइस, गुड इवनिंग। एंड आज बच्चों हम लोग प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे मज़ेदार कंसेप्ट सीखेंगे। और सबसे पहला इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो है वो कहलाता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या होती है और उसका प्रूफ क्या है, और वो सब चीज़ों पे जाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि बेस थ्योरम यूज कैसे होती है। मतलब इसका मेन जो फिलॉसफी है, जो कोर फिलॉसफी है ऑफ दिस आइडिया ऑफ बेस थ्योरम, ये क्या है ना। पहले इसको समझते हैं। देखिए, लास्ट टाइम पे बच्चों हमने आपको एक सिचुएशन बताई थी। वी लुक्ड एट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर इन आपके पास एक ट्रेजर था। आप एक ट्रेजर हंट कर रहे थे, और उस ट्रेजर तक पहुंचने के लिए देवर डिफरेंट केव्स, या देवर डिफरेंट वेज। C1, C2, C3, C4, लेट्स से C5, अलग अलग तरीकों से आप इस ट्रेजर तक पहुंच सकते थे ना। देवर 5 वेज सपोज। और हमने आपसे पूछा था कि आपको ट्रेजर मिल जाए, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने देखा था टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ट्रेजर वाज, या तो आप C1 वाले रूट तक पहुंचे, C1 केव तक पहुंचे, और फिर C1 केव से पहुंचने के बाद आपको ट्रेजर मिले जिसका चांस है P(t)/C1, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि C1 तक पहुंचे और फिर ट्रेजर मिल जाए, तो ये मल्टीप्लाई होती थी। एंड देन वी वेंट फॉर समेशन ऑफ दिस। ये जो आइडिया था, दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। और उसका हमने प्रूफ भी देखा था। इसी तरह का एक चित्र बना हुआ था जिससे हमने इसका प्रूफ देखा था। अब बेस थ्योरम क्या कहती है कि जब आप किसी भी चीज की, जैसे मान लीजिए आपने इस ट्रेजर को ढूंढने की टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जो इसके बराबर आ गई, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ट्रेजर वाज इक्वल टू दिस वैल्यू। अगर मैं आपसे बोलूं, नाउ लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द डिफरेंस केयरफुली ना, बहुत ध्यान से समझना डिफरेंस को। एक लैंग्वेज तो है, मैंने आपसे पूछा कि भाई ट्रेजर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपने कहा कि साहब ये तो इसके समेशन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एग्रीड। सपोज मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, आई गिव यू अ कंडीशन, एंड द कंडीशन इसके आपको ट्रेजर मिल जाता है। आपको ट्रेजर मिल गया, मैंने आपको ये कंडीशन दे दी कि यू गेट द ट्रेजर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू चोज, या दैट यू फाउंड द केव 1। आपको जो ट्रेजर मिला, इस मिलने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप केव 1 से गए होंगे। ध्यान रखिएगा, ट्रेजर मिलने के लिए आप 2 से भी जा सकते थे, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी। क्या प्रोबेबिलिटी है आपको ट्रेजर केव 1 से मिला होगा। अगर आपको ट्रेजर मिल जाता है, इफ आई गिव यू दिस कंडीशन, तो इस कंडीशन को करने के जो अलग अलग तरीके थे, C1, C2, C3, C4, C5, जो अलग अलग केसेस थे इसको करने के, कंडीशन को अचीव करने के, उस कंडीशन में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कंडीशन 1 के थ्रू हुआ होगा। बेसिकली व्हाट आई विश टू आस्क इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1/T। लुक एट दिस केयरफुली। ट्रेजर मिल गया है, ये कंडीशन हो गई है, ट्रेजर मिल जाता है तो C1 से मिला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक्चुअली बेस थ्योरम में हम क्या करते हैं, विल लुक एट द contribution of, this is the main philosophy, contribution of the probability of a particular case, probability of a particular case or cases in द टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी में किसी पर्टिकुलर केस का कंट्रीब्यूशन कितना फ्रैक्शन था, वो चीज बच्चों बेस थ्योरम कहलाती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर केस और केसेस इन द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन कंडीशन, ऑफ द गिवन कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो अभी हमने एग्जांपल आपको ट्रेजर वाला बताया, यहाँ पे गिवन कंडीशन कौन सी है कि यू गेट द ट्रेजर, यू गेट द ट्रेजर, दिस इज द कंडीशन। इस कंडीशन को अचीव करने के लिए आपके पास 5 अलग अलग केसेस थे इस सिचुएशन में। उनमें से हमने आपसे पूछा कि भाई केव 1 से ट्रेजर मिला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इट इज यूज्ड फॉर finding the contribution of the probability of particular case or cases in the total probability of the given condition, of given condition। ये इसकी बच्चों कोर फिलॉसफी है। मतलब देखिए, वापस से क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दी जाएगी और आपको बताना होगा कि उस कंडीशन को अचीव करने के लिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करेंगे वो कुछ केसेस से मिलकर बनी होगी। उनमें से कौन से केस का फ्रैक्शन, या कितना, कोई भी केस कितना फ्रैक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये आपको पता करना होगा।
नाउ I'll just come down to this proof a bit later. मैं पहले कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये चीज समझाता हूं कि कंडीशन और कंडीशन जो कुछ केसेस से बन रही होगी और उनमें से किसी केस का कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है। I'll just explain you using some examples. कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं पहले, and then I'll give you the formal proof of the Bayes theorem also. ठीक है, चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1। Machines A, B, and C manufacture 25%, 35%, and 40% of the total boards. Of their output, 5, 4, and 2% are respectively defective boards. A bolt is drawn at random from the final product and is found to be defective. Find the probability that it was manufactured by machine A. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन को आप मतलब किसी भी प्रॉब्लम को आप 3 फेजेस में तोड़ सकते हैं। यू कैन ऑलवेज ब्रेक अ प्रॉब्लम इन 3 पार्ट्स। पहला पार्ट होता है इंफॉर्मेशन, सेकेंड पार्ट आपका होता है कंडीशन। ये ऑप्शनल होती है, ये हर बार नहीं होती। कंडीशन कुछ ही क्वेश्चन में बनती है, तो ये एक ऑप्शनल कंडीशन भी कई बार गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर। और तीसरी चीज होती है क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंडीशन पे हमेशा ध्यान रखिए। इनफैक्ट कंडीशन का जो अभी तक हमने एक यूज करा था, दैट वाज कि इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। है ना, कंडीशन की वजह से अभी तक हमने देखा था सैंपल स्पेस छोटा होता है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि कंडीशन की वजह से केसेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ केसेस इन कंट्रीब्यूशन ऑफ केसेस इन द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशन। और बेसिकली ये जो सेकंड वाला एप्लीकेशन है, ये कहलाता है बेस थ्योरम। ये सेकंड जो चीज है जो हम सीखेंगे अभी क्वेश्चन के थ्रू, ये हमको करना है। ठीक है, तो चलिए लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली। 3 मशीन से बच्चों, एबीसी। मशीन ए जो है वो 25% बोल्ट बनाती है, बी 35%, सी 40%, और इनके आउटपुट का 5 और 2% डिफेक्टिव है। एक रैंडमली आपने बोल्ट ड्रॉ करा फाइनल प्रोडक्ट से एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। नाउ लुक एट दिस केयरफुली, फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो यहाँ पे बच्चों कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन में? देखिए कुछ तो इन्फॉर्मेशन है, 25%, 35%, 40%, 5 और 2%, ये सब तो इन्फॉर्मेशन हो गई, है ना, ये इन्फॉर्मेशन है। कंडीशन क्या है? ऐसी कौन सी चीज जो अकर करी है? तो भाई कंडीशन है कि आपने एक बोल्ट ड्रॉ करा और वो डिफेक्टिव आ गया। आपने एक डिफेक्टिव बोल्ट ड्रॉ करा है, ये कंडीशन है। आपको जो भी कंडीशन दी जाए उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बोल्ट, of getting a defective bolt. Now this will be equal to, ध्यान से देखिएगा, या तो मशीन ए से बनी होगी और मशीन ए से बनने के बाद डिफेक्टिव भी बनी हो 5/100, या मशीन बी से बनी होगी और फिर डिफेक्टिव भी बनी हो 4/100, या फिर मशीन सी से बनी होगी, डिफेक्टिव बोल्ट मशीन सी से बना होगा और फिर डिफेक्टिव भी हो 2/100। So this is the total probability of getting a defective bolt. डिफेक्टिव बोल्ट आने की ये टोटल प्रोबेबिलिटी, which will simplify to 345/10,000। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 345/10,000 आ जाएगा। ठीक है, आपसे ये नहीं बोला गया है कि डिफेक्टिव बोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये हमने पिछली क्लास में करा था कि डिफेक्टिव बोल्ट आने की टोटल प्रोबेबिलिटी ये है। क्वेश्चन में पूछा है कि यदि बोल्ट डिफेक्टिव आता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। इस टोटल प्रोबेबिलिटी में मशीन ए कितना कंट्रीब्यूट कर रही है डिफेक्टिव आने में, दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मशीन ए। सो देयरफॉर probability that the bolt was manufactured by machine A given that it is defective will be equal to, देखिए मशीन ए का कंट्रीब्यूशन है 125/10,000। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 345/10,000।
and this gives you 125 upon 345, which simplifies to 25 upon 69, and that is your answer. जो भी कंडीशन दी जाए, कंडीशन आइडेंटिफाई करें, उस कंडीशन की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालिए। जब आप उस कंडीशन की टोटल प्रोबेबिलिटी बच्चों निकाल रहे होंगे तो वो कुछ केसेस से मिलके बनेगी। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से केस का कंट्रीब्यूशन बताना है टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर। जैसे मान लीजिए वो पूछता है कि मशीन बी से बना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बोल्ट मशीन बी से बना हो, डिफेक्टिव बोल्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी मशीन बी का कंट्रीब्यूशन, दैट विल बी 35 into 4 upon 10,000 upon total probability, that is 345 by 10,000, and this will give you 140 upon 345, which is same as 28 upon 69. इसी तरह से मशीन सी से बोल्ट बना हो, डिफेक्टिव बोल्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए 25 प्लस 28 53 हो गया, तो 16 बच गया, 16 अपॉन 69। ये जो कंसेप्ट है ये कहलाता है बेस थ्योरम। किसी भी पर्टिकुलर केस का कंट्रीब्यूशन इन द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन कंडीशन। बस सिंपल सा फंडा है, कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना, कोई बड़ा बड़ा थ्योरम नहीं याद रखना। आपको सिर्फ ये करना है कि भाई कंडीशन ढूंढिए, कौन सी कंडीशन अगर करी है, उस कंडीशन की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालिए। वो कुछ केसेस से मिलके बनी होगी, उनमें से जो फेवरेबल, जो केसेस की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है, जिन केसेस का कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है, वो कैलकुलेट कर लीजिए। यहां तक बच्चों अगर समझ में आ गया है ये क्वेश्चन अच्छे से, तो टाइप यस। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं, लेकिन हाँ, कोर फिलोसफी समझ में आ गई है तो टाइप यस। करना क्या है हमको, ये जो चीज हमने कैलकुलेट करी ना, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थी। दिस वाज टोटल प्रोबेबिलिटी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थी, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। लेकिन अभी हमको टोटल प्रोबेबिलिटी में कुछ केसेस का कंट्रीब्यूशन चेक करना है, और वो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। अगर आपने कंडीशन ठीक से आइडेंटिफाई करी तो टोटल प्रोबेबिलिटी उस कंडीशन की निकालोगे, अपने आप आपको दिख जाएगा यार कौन से केस की कंट्रीब्यूशन मुझे चेक करना है। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिएगा आराम से ना, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन अगर कोई डाउट है तो। आराम से चेक कर लो, सब लोग देख लो अच्छे से। चलो बढ़िया, एक और करके देखते हैं ना, लेट्स लेट्स टेक वन मोर प्रॉब्लम। बिल्कुल अच्छे से करेंगे ना, ये आईटी जेई एडवांस का फेवरेट कंसेप्ट है। मेंस में क्वेश्चंस टोटल प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा आते हैं, एडवांस में कंट्रीब्यूशन बेस थ्योरम पे ज्यादा आते हैं। लेट्स लुक एट द सेकंड प्रॉब्लम। A letter is known to have come from either Tatanagar or Calcutta. Now, Tatanagar is the old name of Jamshedpur. On the envelope, only two consecutive letters TA are visible. Find the probability that it comes from Calcutta. ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए और थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करिए कि कौन सी कंडीशन ऐसी जो अकर कर गई, आपको बताया गया कि हाँ यार ऐसा देखा गया, ऐसा हो गया है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द कंडीशन। थोड़ा सा सोच के देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन के तीन कंपोनेंट हैं, इंफॉर्मेशन, कंडीशन एंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि वो कलकत्ता से आया हो। कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन इज दैट टू कंसेक्यूटिव लेटर्स टीए आर विजिबल, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू कंसेक्यूटिव लेटर्स एज टीए, टू कंसेक्यूटिव लेटर्स टीए, है ना। टीए दिख जाए कंसेक्यूटिव लेटर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चलिए आराम से सोच के देखिए। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टाटा नगर। ध्यान से देखना बच्चों, आपको दो कंसेक्यूटिव लेटर्स टीए चाहिए, तो या तो लेटर टाटा नगर से आया हो जिसका चांस है 1/2, क्योंकि इन्हीं दोनों में से एक जगह से आ रहा है, तो 1/2 की टाटा नगर से आया हो। अब अगर टाटा नगर से आता है तो दो कंसेक्यूटिव लेटर्स टीए हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ध्यान से देखिए, दो कंसेक्यूटिव लेटर चूज करने का एक तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप दो कंसेक्यूटिव लेटर्स 8 तरीके से चूज कर सकते हैं। इनमें से टी ए कितनों में आएगा? देखिए एक तो ये वाला केस है जिसमें टी ए दिखेगा आपको,
2 कंसेक्यूटिव लेटर्स चाहिए और एक इसमें दिखेगा। तो आउट ऑफ दीज 8 पॉसिबिलिटीज 2 आर फेवरेबल। सो द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर्स कम फ्रॉम टाटा नगर इज 1/2, और टाटा नगर से आने के बाद 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स चाहिए होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/8, 1/2 इंटू 2/8 प्लस। अब चलते हैं कैलकाटा पर। देखिए कैलकाटा में 2 कंसेक्यूटिव, कैलकाटा से आने का चांस है 1/2, और कैलकाटा से लेटर आ गया है, उसके बाद 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स ये दिखे, इसका प्रोबेबिलिटी देखना है हमको। तो 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स चूज करने के लिए एक पॉसिबिलिटी सी ए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज। आउट ऑफ दीज 7 पॉसिबिलिटीज ओनली 1 पॉसिबिलिटी इज फेवरेबल, टी ए। यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव लेटर टी आ रहे हैं, सो दिस इज 1/7। Therefore, the total probability that the 2 consecutive letters TA will be visible on the letter is given by this expression, which is 1/8 plus 1/14. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। एलसीएम आ जाएगा इसका कितना, 56 ले लें, 7 plus 4, so that is 11/56. This is the total probability कि आपको 2 consecutive letters TA दिखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम कैलकाटा, यानी कि इस टोटल प्रोबेबिलिटी 11/56 में कैलकाटा का कंट्रीब्यूशन कितना है। नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैलकाटा इन दिस इज probability that the letter comes from Calcutta if the 2 consecutive letters visible are TA will be equal to 1/14 upon 11/56, and this will give you 4/11. कंडीशन ढूंढना आपको आना चाहिए। कंडीशन पकड़, अगर आपने ठीक से आइडेंटिफाई कर ली तो उस कंडीशन की टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए, वो कुछ केसेस से मिलके बनेगी, उनमें से कुछ केसेस का कंट्रीब्यूशन चेक करना होगा, एंड देन यू गेट द आंसर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, देखो जल्दी से फिर से बच्चों, अगर समझ में आ गया है तो टाइप यस, कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी जल्दी। मैं पूछता रहूंगा आपसे बार बार कि यस यस है ना, लेकिन वो जरूरी है, मतलब आई जस्ट वांट टू बी श्योर कि ये चीजें समझ में आ रही हैं, कैसे सोचना है क्वेश्चन को। और ये आसान है, मतलब जनरली क्या होता है, ये 2 लाइन में सॉल्व हो जाता है बेस थ्योरम का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं एक आईटी का सवाल करवाऊंगा आपको, जेई एडवांस का एक पुराना क्वेश्चन, मतलब एडवांस का नहीं है, आईटी जेई जब सब्जेक्टिव होता था तब का एक क्वेश्चन, बेस थ्योरम पे ही होगा, है ना। तो विल लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो। जल्दी जल्दी बच्चों, स्पीड टेस्ट, समझ में आ रहा है नहीं, जल्दी बताओ तो फिर आगे चले। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये बच्चों आईटी का सवाल है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। A student will either guess or copy or knows the answer to a multiple choice question having 4 choices of which only one is correct. The probability that he makes a guess is 1/3 and the probability that he copies is 1/6. Probability that his answer is correct if he copies is 1/8. He correctly answers the question. Find the probability that he knew the answer. तो भाई ठीक है, तो हर बच्चे की कहानी है वही है कि एक टेस्ट में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है जिसमें 4 चॉइसेस हैं। कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है 3 चीजें करेगा, या तो क्वेश्चन को गेस करेगा, या आंसर कॉपी करेगा, या फिर उसको आंसर पता होगा। दीज आर 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। गेस करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, कॉपी करने की है 1/6, कॉपी करने के बाद आंसर सही हो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। उसने क्वेश्चन को सही से आंसर कर दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन, कंडीशन, क्वेश्चन। सोच के देखिए कंडीशन क्या है, क्या चीज है जो हो गई है, जो आपको पता है अरे ऐसा हो गया। कंडीशन इज दैट ही करेक्टली आंसर्स द क्वेश्चन। उसने बच्चों सवाल का जवाब सही दिया है। अच्छा, तो ही करेक्टली आंसर्स द क्वेश्चन, तो हम इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं करेक्ट आंसर की, है ना। करेक्ट आंसर की टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। देखिए आंसर करेक्ट करने के लिए वो 3 चीजें करा होगा, या तो उसने गेस करा हो, गेस करने का बच्चों चांस है 1/3, गेस करने का चांस है 1/3। अब मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ जल्दी से, क्वेश्चन में देयर आर 4 चॉइसेस,
ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। तो बच्चों गेस करने के बाद आंसर सही हो, इसका चांस क्या होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज आंसर इज करेक्ट इफ ही मेक्स अ गेस? सोच के बताइए, तुक्का लगाने पे आंसर सही हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? तुक्का लगाएगा, इसका चांस है 1/3। वेरी गुड, आंसर इज 1/4। चार में से एक सही चॉइस टिक करने का चांस है 1/4। एक्सीलेंट। तो पहली चीज है गेस करे, गेस करने का चांस है 1/3, और गेस करने के बाद आंसर सही भी हो, इसका चांस है 1/4। चलिए अगला ऑप्शन है कि उसने आंसर कॉपी करा होगा। भाई या तो गेस करेगा, अगला पॉसिबिलिटी कॉपी कराओ। कॉपी करने का चांस बच्चों दे रखा है 1/6, और कॉपी करने के बाद आंसर सही होने का चांस भी दिया हुआ है 1/8। तो दिस इज नोन, यहां दोनों पता थे हमको। प्लस तीसरा ऑप्शन है ही नोज द आंसर। अच्छा, आंसर पता हो इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों बता सकते हो क्या होगी? जस्ट टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स। ही नोज द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई गेस करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, कॉपी करने की है 1/6, आंसर पता हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नहीं पार्थ, आप जो बता रहे हो वो ये है कि आंसर पता है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैं पूछ रहा हूं आंसर पता है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर? नहीं नहीं, आराम से बच्चों सोच के देखो। वन नहीं है, आंसर वन नहीं है। वन तो तब होगा जब आंसर पता हो और गेस, मतलब आंसर पता हो और फिर सही होने की प्रोबेबिलिटी वन है। माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर? जैसे गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, कॉपी करने की 1/6 थी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर? आंसर पता हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपको दी नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं अलग से लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर इज इक्वल टू 1 माइनस गेस करने की प्रोबेबिलिटी माइनस कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी। सोच के देखिए भाई, तीन ही चीज कर रहा है, या तो गेस करेगा या कॉपी करेगा, या आंसर पता होगा। गेस करने का चांस है 1/3 और कॉपी करने का चांस है 1/6, सो दिस विल सिंप्लीफाई टू 1/2, है ना? दिस विल गिव यू 1/2। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों, ये 1/2 है। अच्छा अब फिर से बताओ, अगर उसने आंसर उसको पता है जिसका चांस है 1/2, तो आंसर पता होने के बाद सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जाहिर सी बात है 1 ही होगी। आंसर पता है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। भाई 1 प्रोबेबिलिटी है, तभी तो आप मानते हो कि आंसर पता है। तो दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस becomes 1/12 plus 1/48 plus 1/2. And if I take the LCM as 48, तो 4 plus 1 plus 24, and this is 29/48. ये टोटल प्रोबेबिलिटी है कि उसका आंसर सही हो गया। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर? आंसर पता हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब आपको कौन से केस का कंट्रीब्यूशन चेक करना है? इस वाले केस का। ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन पूछा है वो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी में मौजूद होना चाहिए। जैसे ये देखिए 1/2 × 1 दिख रहा है मुझे इसमें, इस केस की कंट्रीब्यूशन पूछी है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर given that his answer is correct will be equal to 1/2 upon 29/48, and this will simplify to 24/29. मजेदार क्वेश्चन था। मेन खेल है बच्चों प्रोबेबिलिटी में, अगर आपको कंडीशंस पकड़ना आ गया ना ठीक से। कंडीशन के दो इंपैक्ट होते हैं, सैंपल स्पेस छोटा करता है, और कंडीशन की वजह से आपको किसी कंडीशन की टोटल प्रोबेबिलिटी में किसी केस का कंट्रीब्यूशन भी पूछा जा सकता है। तो द मेन आइडिया इज कंडीशन गिवन हो तो उसको आइडेंटिफाई कर लो तुरंत। चलिए और देखते हैं, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। बिल्कुल मतलब क्लियर हो जाना चाहिए सर कंसेप्ट, बिल्कुल। हाँ बेटा। सर ये 1/2 ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि पता हो या नहीं पता हो तो 1/2। अरे बेटा फिर वो मैंने बताया था कि हर चीज होगी या नहीं होगी, लेकिन वेट इक्वल है क्या? भाई पता है या नहीं पता है, भाई मान लो अगर उसको वो एक बच्चा है जिसको आंसर, जरूरी थोड़ी कि हर बच्चे के लिए आंसर 1/2 ही होगा, पता हो नहीं। कई बच्चे नकलची टाइप के होते हैं, स्वभाव नकलची होता है, वो तो नकल करने की चांस ज्यादा है उनका। कई बच्चे जो होते हैं वो बेचारे तुक्का ही लगाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आंसर हर बार आंसर पता होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। वो तो डिपेंड करता है किस टाइप का बच्चा है। अब इस बच्चे के केस में
तुक्का लगाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो आंसर पता होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस तुक्का लगाने की और कॉपी करने की। तो ये 1/2 इसीलिए आएगी। वो उस लॉजिक से नहीं आ सकती कभी भी कि या तो पता होगा या नहीं पता होगा। भाई बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं ना, कई बच्चे तो इनको आंसर नहीं पता होने का चांस ज्यादा होगा, जरूरी थोड़ी सबके लिए 1/2 ही होगा। ओके सर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। कभी भी बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में जब तक मैथमेटिकली आपके पास लॉजिक ना हो ना, तब तक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में अक्सर धोखा हो जाता है ना। गट फीलिंग पे मत जाओ, मैथमेटिकली दिखना चाहिए आपको, लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए, मैथमेटिकल लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपका। चलिए ये देखिए बच्चों, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये मतलब दिस इज फ्रॉम सम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, आई डू नॉट नो, बट आई लाइक दिस क्वेश्चन अ लॉट। ये क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ता हूँ, देखिए। ए राइट्स अ लेटर टू बी बट डज नॉट रिसीव द रिप्लाई। ठीक है ना, ए राइट्स अ लेटर टू बी बट डज नॉट रिसीव द रिप्लाई। इट इज नोन दैट वन आउट ऑफ एम लेटर्स डज नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन। मतलब ऐसा देखा गया है कि पोस्टल सर्विसेज में हर एम, मतलब एम में से अमूमन एक लेटर जो है वो अपने एड्रेस पे नहीं पहुंच पाता, खो जाता है, जो भी कारण है उसका। इट इज सर्टेन दैट बी वुड हैव रिप्लाइड इफ ही हैड रिसीव्ड द लेटर। ये गारंटी है कि यदि बी को लेटर मिला होता तो वो पक्का रिप्लाई करता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी रिसीव्ड द लेटर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी रिसीव्ड द लेटर। बच्चों मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को एक बार आप थोड़ा सा चिंतन करें। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं। मुझे जल्दी से ये बताओ कि इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है। व्हाट इज द कंडीशन? क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन है और एक कंडीशन है। आई वॉन्ट टू नो द कंडीशन क्या है। आराम से चिंतन करिए, सोचिए थोड़ा सा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब इसमें मैथमेटिकल चीजें बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्चुअल है। थोड़ा सा प्रयास करके देखिए कि भाई कंडीशन क्या है आपके हिसाब से, कि यार ऐसा दिया गया है कि ऐसा तो हो गया है, और हम उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्वेश्चन है कि ए ने बी को लेटर लिखा लेकिन रिप्लाई नहीं मिला। अमूमन ऐसा होता है कि लेटर खो जाते हैं, 1 आउट ऑफ m लेटर्स मिसप्लेस हो जाते हैं। ये गारंटी है कि बी को अगर लेटर मिला होता तो वो रिप्लाई करता। पार्थ इज सेइंग 1 आउट ऑफ m, नहीं पार्थ दिस इज इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन है कि एक m में से एक लेटर मिसप्लेस होता है, ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन मैं पूछ रहा हूं, व्हाट इज द कंडीशन इन दिस क्वेश्चन? लेटर डज नॉट रीच बी, नहीं है, लेटर डज नॉट रीच बी कैसे हो गया? ये कंडीशन नहीं है। हर्षित, लेटर डज नॉट रीच बी मतलब मुझे नहीं पता, हो सकता है बी के पास लेटर पहुंच गया और बी का लेटर ना पहुंचा हो ए के पास। भाई ये भी तो होता है ना, ऐसा थोड़ी कि ए ने बी को लेटर लिखा, ए का लेटर रास्ते में खो सकता है तो बी का लेटर भी तो खो सकता है रास्ते में। तो ये कंडीशन ऐसा ये नहीं है कि लेटर डज नॉट रीच बी। सोचिए, देखिए और सोचिए, क्या कंडीशन है, कौन सी चीज है जो आपको दिख रहा है कि यार ये तो गारंटी अगर करा होगा, ये दिया हुआ है कि ऐसा हो गया है। व्हाट इज द कंडीशन? थिंक अबाउट दिस केयरफुली, थोड़ा सोच के देखिए क्या कंडीशन, कंडीशन क्या चीज है इस क्वेश्चन में। बच्चों तो कंडीशन इज दैट बी, ए राइट्स a letter to b but does not receives the reply. This is the condition. ए ने बी को लेटर लिखा लेकिन बी को बी से रिप्लाई नहीं आया, ये कंडीशन गिवन है। तो नाउ लेट्स लुक एट दिस प्रोबेबिलिटी। ए डज नॉट, सर हाँ बेटा, एक बार ये वापस बता दोगे कि मतलब ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि बी को लेटर मिला नहीं, ये क्यों नहीं? हाँ ये भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन मतलब होता है कि कौन सी चीज हुई है। भाई हो सकता है कंडीशन नहीं होती, वो तो पॉसिबिलिटीज है, वो तो केसेस है। क्या हुआ है? हुआ ये है कि ए को रिप्लाई नहीं मिला। ए को रिप्लाई नहीं मिला, ये कंडीशन हुई है, आपको दिया हुआ है ए डज नॉट रिसीव द रिप्लाई। अब ये जो कंडीशन है कि ए को रिप्लाई नहीं मिला, ये दो पॉसिबिलिटीज है इसके लिए, देयर आर टू केसेस। या तो देखो बच्चों, ए का लेटर एम बी तक ना पहुंचो, ए का लेटर बी तक ना पहुंचो, जिसका चांस है 1/m। लेटर ऑफ ए डज नॉट रीच बी, दैट चांस इज 1/m। उस केस में तो बी पक्का रिप्लाई करा ही नहीं होगा, क्योंकि लेटर ही नहीं पहुंचा, तो गारंटी है कि बी ने रिप्लाई नहीं करा। या फिर ए का लेटर बी तक पहुंच गया है, बी ने गारंटी रिप्लाई करा, लेकिन बी का रिप्लाई ए तक नहीं पहुंचे, ये चांस है 1/m। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। इन दोनों सूरतों में ए को रिप्लाई नहीं मिला होगा। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? ए का लेटर बी तक पहुंचा ही नहीं है, तो फिर तो इंटू वन, वन मतलब गारंटी की बी ने रिप्लाई नहीं करा। या फिर ए का लेटर बी तक तो पहुंचा, लेकिन फिर
बी का लेटर ए तक नहीं पहुंच पाया, 1/m से वो खो गया। क्लियर? एंड नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस, यू गेट, लेट्स टेक द एलसीएम इज m स्क्वायर, m प्लस, यहां पे बच्चों आ जाएगा आपके पास m-1, 2m-1 अपॉन m स्क्वायर, है ना, ये पॉसिबिलिटी है। This is the total probability that A will not get the reply. Now it is made up of two cases. पहला केस कौन सा है? A का लेटर B तक पहुंचा ही नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी है A का लेटर B तक पहुंच गया, B का लेटर A तक नहीं पहुंचा। हमें कौन सी केस की प्रोबेबिलिटी बतानी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट B रिसीव्ड द लेटर। B रिसीव्ड द लेटर मतलब मुझे सेकेंड वाले केस का कंट्रीब्यूशन बताना है, सेकेंड वाले केस का। सो दिस प्रोबेबिलिटी दैट B रिसीव्ड द लेटर if A does not receive the reply, this will be equal to 1 minus 1 by m into 1 by m upon 2m minus 1 upon m square. Now if you simplify this, you get the answer. कंडीशन देखो, अगर आपके दिमाग में ऐसा ना कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, तो मतलब वो केसेस हैं, वो केसेस हैं। कंडीशन तो, कंडीशन में कोई किंतु परंतु नहीं होता। कंडीशन तो मतलब ये हो गया, ये दिख के आपको कि ऐसा हो गया, दैट इज कॉल्ड द कंडीशन। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन आप देखो कितना अच्छे तरह से बेस थ्योरम एक्सप्लेन हो रही है इसके अंदर। ठीक है, चलिए और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। अच्छा, बिफोर आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, एक बार जल्दी से बच्चों चैट बॉक्स में ये टाइप करके बताओ, ये समझ में आ गया नहीं? 4 तक समझ में आया? सब कुछ नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे से देख लो, समझ में आ जाए तो टाइप यस, कोई डाउट है तो पूछिए। कंडीशन ढूंढना अगर आप सीख गए ना क्वेश्चंस में, तो आपका काम हो जाएगा। दिस विल कम विद सम प्रैक्टिस। बस ये चैप्टर में अब हम इसके बाद, आपने वो होपफुली पुराने मैंने जो थ्योरी पढ़ने को बोली थी और क्वेश्चंस करने को बोले, तो वो आप लोगों ने ट्राई करे होंगे। और अब हम इसके बाद इसके मॉड्यूल्स चालू करेंगे, मतलब विल स्टार्ट विद डीपीपीस। तो प्रैक्टिस करते करते और रिफाइंड हो जाएंगी चीजें। चलिए लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। वो जो क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 5 balls, 2 balls are drawn at random and are found to be white. Find the probability that all the balls in the bag are white. एक बैग में 5 बॉल्स हैं, आपको नहीं पता किस कलर की हैं, आपने बगैर देखे रैंडमली एक एक करके 2 बॉल्स निकाली और दोनों बॉल्स व्हाइट आती हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि पांचों बॉल्स व्हाइट होंगी? ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए कि कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन अगर करी है। किंतु परंतु नहीं होना चाहिए उस कंडीशन में ना, मतलब ऐसा हो गया है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो द कंडीशन इज दैट द 2 balls आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी व्हाइट। 2 व्हाइट बॉल्स आ गई, ये आपको पता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट बॉल्स? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट बॉल्स, है ना, ये हमको पता करना पड़ेगा। ये कंडीशन है एक्चुअली। अच्छा, जब आप 2 व्हाइट बॉल्स की पॉसिबिलिटी सोचेंगे, तो आपके दिमाग में क्या क्या आइडियाज आएंगे? आपको लगेगा यार हो सकता है बैग में 2 व्हाइट 3 नॉन व्हाइट बॉल्स हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कैन बी देयर कैन बी 3 व्हाइट 2 नॉन व्हाइट। हो सकता है 4 व्हाइट 1 नॉन व्हाइट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पांचों व्हाइट हो। दीज आर द 5 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो मेरे दिमाग में आती हैं कि भाई बैग में 5 बॉल्स थी, आपने 2 बॉल्स निकाली व्हाइट आई, तो बैग का कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हो सकता है। तो शुरुआत में तो लगता है कि बिना कंडीशन के तो ये चारों पॉसिबिलिटीज बराबर हैं। चलिए अब देखते हैं कि मान लीजिए पहली पॉसिबिलिटी होती है जिसका चांस है 1/4। 1/4 का, क्योंकि 4 केसेस हैं, चारों केसेस इक्वली लाइकली हैं। अगर पहले वाला केस है कि बैग में 2 व्हाइट और 3 नॉन व्हाइट थी, तो बच्चों 2 व्हाइट बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2c2 अपॉन 5c2। या फिर
सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी हुई जिसका चांस होगा 1/4, और अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी होती है तो 2 वाइट आने का चांस है 3c2 अपॉन 5c2, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी चांस 1/4 और 2 वाइट आने का चांस 4c2 अपॉन 5c2, या फिर लास्ट पॉसिबिलिटी जिसका चांस है 1/4 और पांचों वाइट है तो वाइट आने की तो गारंटी है, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, दिस बिकम्स 1/4 कॉमन ले लीजिए अपॉन 5c2 भी कॉमन ले लीजिए, मतलब 5c2 की वैल्यू 10 होती है तो इसको मैं 10 लिख देता हूं। 2c2 की वैल्यू हो गई 1, 3c2 की वैल्यू हो गई 3, 4c2 is 6, एंड यहाँ पे अच्छा बच्चों 5c2 ही लिख देते हैं ना, लेट्स राइट इट एज 1 की जगह, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस आई राइट इट एज 5c2 अपॉन 5c2, तो 5c2 की वैल्यू बच्चे हो जाएगी 10। दिस विल सिंप्लीफाई टू 1/40 into 20, ठीक है। सो दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट बॉल्स। आपको कौन से केस का कंट्रीब्यूशन चाहिए? हमें चाहिए भैया इस केस का कंट्रीब्यूशन कि पांचों वाइट हो, पांचों वाइट होने का चांस है ये। तो इस टोटल प्रोबेबिलिटी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल वाइट if 2 balls are white. Now this will be equal to बस सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, ये आ जाएगा 10/40, है ना, 5c2 is 10, ये भी 10, तो 10/40 अपॉन ये आ जाएगा 20/40, एंड दिस गिव्स यू 1/2। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इंटरेस्टिंग है, मतलब इसमें क्वेश्चन बहुत मजेदार होते हैं। 1/4 मतलब विवेक हुआ कि ये जो 4 पॉसिबिलिटी है इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी होगी? ये वाली पॉसिबिलिटी होने का चांस, 4 में से ये पॉसिबिलिटी उसका चांस है 1/4, 1/4 चांस इस पॉसिबिलिटी का है, 1/4 चांस इस पॉसिबिलिटी का है, और ये 1/4 चांस इस पॉसिबिलिटी का है। चेक कर लो सब लोग अच्छे से, समझ में आना चाहिए ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है एक बार, शायद, देखता हूं मैं। हाँ बच्चों, इसके बाद वाले दोनों क्वेश्चंस अपने आप आपको करने, अच्छे से यहां तक देख लो, अगले 2 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने। कंडीशन पकड़ना, कंडीशन पकड़ना, उस कंडीशन की टोटल प्रोबेबिलिटी के पीछे लग जाना और अपने आप आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, अपने आप ट्राई करो, देखते कितने लोग का आंसर आता है। ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके, 2 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना है आपको, अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 6। आंसर मैंने लिखा हुआ है 2/5, अगर आपका आंसर आ जाए तो चैट बॉक्स में बस ये टाइप कर देना 6 डन, अगर 7 भी हो जाए तो टाइप कर देना 7 डन, जिन लोग से हो जाए ना। पहले 6 क्वेश्चन करिए, और आपके पास मैं दे रहा हूं 2 से 3 मिनट, 2 to 3 minutes। क्वेश्चन रीड कर देता हूं, देखिए। Bags 1, 2, and 3 contain 6 red, 4 blue, 4 red, 6 blue, and 5 red, 5 blue balls, respectively. A bag is selected at random, and from the selected bag, a ball is drawn. If the ball drawn is red, then find the probability that the ball was drawn from the first bag. जल्दी से बच्चों करके देखिए, 2 से 3 मिनट है, सबसे आंसर आना चाहिए, है ना। आसान क्वेश्चन है, मजे करो और जल्दी से आंसर निकालो। जिन लोगों से 6 क्वेश्चन हो जाए वो लोग टाइप करोगे 6 डन। वेरी गुड साक्षी, बच्चों एक से आगे आंसर, बाकी लोग भी स्पीड तेज रखिए। पार्थ वेरी गुड, देव वेरी गुड, स्पीड तेज बच्चों, बाकी लोग स्पीड तेज।
जिन लोग से 6 हो जाए दे कैन स्टार्ट विद 7th क्वेश्चन। गुड सिद्धांत, कृष्णा वेरी गुड। गुड यश। ये थोड़ा सा टेढ़ा कंसेप्ट होता है, मतलब लोगों को डर लगता है इससे, बेस थ्योरम से। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी ठीक है आप लोग की इस चैप्टर में। वैसे मैं आपको दिखाऊं 6th क्वेश्चन, वैसे मैं बेस थ्योरम के क्वेश्चन एक लाइन में करता हूँ, कैसे करता हूँ दिखाता हूँ। देखो एक लाइन में कैसे सॉल्व करना होता है ना। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, समझ लीजिए, समझने के बाद आपको ये तो पकड़ में आ जाता है कि यार इस क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर केस का कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन वन स्टेप। लेट्स सी हाउ। देखिए प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू, एक बच्चों ऐसी बड़ी सी लाइन बना लो, डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन लिख लीजिए। डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशन, कंडीशन क्या है, ड्रॉन बॉल इज रेड, तो या तो बैग 1 से आई होगी, बैग 1 से आने के बाद रेड आई हो 6/10, या फिर बैग बी से आई होगी 1/3, चांस 4/10, या फिर बैग 3 से आई होगी 1/3 और रेड आने का चांस, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, 5/10। ठीक है, अब इसमें कौन से केस का कंट्रीब्यूशन चाहिए, पहले बैग से, तो दैट वुड बी 1/3 इंटू 6/10। अब देखिए ये 3 और 10 तो कैंसिल हो गए सब जगह, ये ऊपर नीचे कैंसिल, 3 इंटू 10 सब जगह कैंसिल, एंड यू सिंपली गेट 6/15 which is 2/5। मैं इस तरह से करता हूँ है ना, एक लाइन बनाता हूँ, डिनोमिनेटर में लिखता हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी और न्यूमरेटर में लिख देता हूँ कौन से केस की चाहिए, उससे आंसर आ जाता है सीधे, एक स्टेप में सॉल्व कर लेते, टाइम भी नहीं लगता। वैसे चलो इट्स वेरी गुड, 2 बच्चों से 7th भी हो गया, बहुत बढ़िया। और बेटा जबरदस्ती मत बोल देना कि 7th हो गया है ना, फर्जीवाड़ा नहीं, ईमानदारी से करो, नहीं होता तो मैं कर दूंगा सॉल्व, लेकिन एक बार ट्राई करके देखो, 2 मिनट है आपके पास आराम से, कोई जल्दी नहीं है। जस्ट मेक श्योर कंसेप्चुअली करे हर चीज को, तुक्का मत लगाओ कहीं भी। और ये जितने क्वेश्चंस हैं इनको नोटबुक में लिखिएगा, है ना, नोट्स बनाइएगा अपने वापस, ये नहीं कि प्रिंट आउट आपके पास पीडीएफ से काम चला रहे हो, मेक मेक नोट्स, कॉपी में लिख के करेंगे दोबारा से इन क्वेश्चंस को तो और क्लैरिटी आएगी। चलो वेरी गुड साक्षी, ऑनेस्टली हो गया तो अच्छी बात। पार्थ का नहीं हुआ 7th, अरे पार्थ बेटा दिमाग लगा यार, दिमाग चलाओ, आना चाहिए 7th क्वेश्चन। चलिए देखें, शुरू करते हैं। 2 स्टेप में करूंगा मैं, है ना, पहले डिनोमिनेटर के लिए एक लाइन बना लेते हैं, एक लाइन बनाई, नीचे बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे किस चीज की, ये कंडीशन क्या है यहाँ पे, कौन सी कंडीशन अगर करी, कंडीशन है बच्चों वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, दिस इज द कंडीशन। एक बंदा जिसका इंश्योरेंस करा था कंपनी ने, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो देखिए या तो वो इंश्योर्ड बंदा स्कूटर ड्राइवर होगा, अब टोटल कितने लोग का इंश्योरेंस हुआ है, 12,000 लोगों का, 2,000 स्कूटर ड्राइवर, 4,000 कार ड्राइवर, 6,000 ट्रक ड्राइवर, तो स्कूटर ड्राइवर हो किसी भी इंश्योर्ड पर्सन स्कूटर ड्राइवर हो, स्कूटर ड्राइवर होने का बच्चों चांस है 2,000/12,000, ये चांस है कि वो स्कूटर ड्राइवर हो, और फिर उसका एक्सीडेंट भी हो जाए, एक्सीडेंट होने का चांस है बच्चों 0.01, या फिर जिस बंदे का इंश्योरेंस था वो कार ड्राइवर था, कार ड्राइवर होने का चांस है 4,000/12,000, और कार ड्राइवर हो उसके बाद उसका एक्सीडेंट भी हो, तो वो चांस है 3/100, या फिर बंदा ट्रक ड्राइवर होगा, ट्रक ड्राइवर होने का चांस है 6,000/12,000, और फिर उसका एक्सीडेंट भी हो जाए, तो वो है 15/100। ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई किसी इंश्योर्ड पर्सन के एक्सीडेंट मीट करने की। कौन से केस का कंट्रीब्यूशन चाहिए, इंश्योर्ड पर्सन वाज अ स्कूटर ड्राइवर, यानी पहले वाले केस का कंट्रीब्यूशन 2,000/12,000
इंटू 1/100। अच्छा अब बच्चों देखो 12,000 तो कैंसिल हो जाएगा, 100 भी कैंसिल हो जाएगा, और इन सब में से 3 3 जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे। 3 जीरो इधर काट दो, 3 इधर काटो, 3 इधर, 3 इधर, और अब आपके पास ऊपर बचा 2 सर अपॉन, हाँ बेटा। सर ये डिनोमिनेटर में एक ऐसी भी तो टर्म आनी चाहिए ना, 1/2000, 1/4000, 1/6000, नहीं नहीं, क्यों आएगी भाई, आप ये क्योंकि समझो ना। एक ही तो आदमी का एक्सीडेंट हो। हाँ, अरे एक आदमी का एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन वो आदमी या तो स्कूटर ड्राइवर होगा। भाई देखो, अगर मैं एक्सीडेंट को ए से लिखूं और स्कूटर ड्राइवर को एस डी से लिखूं, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर, एक तो स्कूटर ड्राइवर हो पहले, फिर उसका एक्सीडेंट भी हुआ, यही तो करना है आपको। स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12,000 लोगों में से 2,000 स्कूटर ड्राइवर थे, तो कोई रैंडम बंदे को आप चूज करते हो वो स्कूटर ड्राइवर हो, इसका चांस कितना होगा। यस सर, 2000/12,000। हाँ, इनटू, अब वो स्कूटर ड्राइवर वाले का एक्सीडेंट हुआ, वन ओके बाय सर। हंड्रेड ये जो 0.01 है ये एक ही पर्सन की तो है, कि ऐसा थोड़ी कि 2 लोग का एक्सीडेंट या 4 का एक्सीडेंट का बोला है, ये तो एक ही पर्सन की है 0.01। ठीक है। ओके सर। हम्म। अच्छा बच्चों, डिनोमिनेटर और देख लीजिए कितना आता है। तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 12 प्लस 90, so that will be 2/104, which is 1/52, and that is your answer. तो चलिए बच्चों, यहाँ पे ये बेस थ्योरम की कहानी खत्म हो गई। अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से यस टाइप करो, फिर मैं आपको इसका एक फॉर्मल प्रूफ भी बता देता हूँ। लेकिन अगर समझ में आ गया यहाँ तक तो जल्दी से यस टाइप कर दो। और ये इंटरेस्टिंग है, रियल लाइफ सिचुएशन से ज्यादा रिलेट होता है, बेस थ्योरम जो है ये ज्यादा रियल लाइफ में काम आती है। चलो बहुत अच्छे, सबको समझ में आ गया। नहीं अभी कोई बच रहा है, एक दो बचे हैं अभी। चलो सबको समझ में आया तो अच्छी बात है। तो बेसिकली बच्चों इसको एक बार वापस से समराइज करते हैं। बेस थ्योरम में क्या था कि कोई भी इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी थी, इवेंट ए होने की जो प्रोबेबिलिटी थी, टोटल प्रोबेबिलिटी, वो होती थी पी ऑफ ई वन, किसी इवेंट वन के थ्रू ए हो जाए, या फिर किसी सेकंड केस से ए हो जाए, या फिर किसी तीसरे रास्ते से ए हो जाए। तो पहले तो वो रास्ता मिले E3, पी ऑफ E3 इंटू फिर ए हो जाए, A/E3। ये बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी होती थी, जिसको हम नॉर्मली लिख देते हैं शॉर्ट में सिग्मा पी ई आई इंटू पी ऑफ A/EI, है ना, ये आप लिख देते हो इसको। ये टोटल प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट ए के होने की। अब बेस थ्योरम में हमने क्या चीज करी है, बेस थ्योरम में हम क्या कैलकुलेट करते थे, उल्टा कैलकुलेट करते हैं। इन बेस थ्योरम व्हाट वी डू इज वी आर इंटरेस्टेड इन कि इवेंट ए होने के बाद वो ई आई से हुआ हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं ना। दिस इज व्हाट द बेस थ्योरम इज। बेस थ्योरम कहता है कि पी ऑफ ई आई अपॉन ए कितना होगा, यदि इवेंट ए हो चुका है, अगर ये टोटल प्रोबेबिलिटी ए की हो चुकी है तो उसमें ई आई का कंट्रीब्यूशन क्या है, वो ई आई वाले रास्ते से हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और हमने देखा था कि इसकी वैल्यू बच्चों होती है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ A/EI, मतलब इनमें से कौन सा केस अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। ये चीज जो हमने करी, दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम एक्चुअली। ठीक है ना, हमको ये कैलकुलेट करना होता था और इसकी वैल्यू हम ऐसे निकालते थे। अभी तक हमने इस फॉर्मूला का यूज नहीं करा, हम सिंपल ये करते थे कि डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी और ऊपर केसेस की प्रोबेबिलिटी। तो चलिए अब एक बार जल्दी से इसका फॉर्मल प्रूफ देख लेते हैं। क्या एक काम करूं, मैं प्रूफ छोड़ दूं, आप शायद खुद भी कर लोगे, मैं समझा देता हूं एक बार प्रूफ आपको बस शॉर्ट में। आसान सा प्रूफ है, यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ। देखिए लिखा ही हुआ है सब कुछ, चलिए समय बच जाएगा। ध्यान से बच्चों पकड़ना है ना। देखिए ये टोटल आपका
सैंपल स्पेस हो गया, उसमें आपको एक इवेंट ए करवाना है और इवेंट ए को करने के अलग अलग रास्ते हैं। आप B1 के थ्रू ए तक पहुंच सकते हैं, B2 के थ्रू ए तक पहुंच सकते हैं, B3 के थ्रू ए कर सकते हैं, एंड सो ऑन अप टू Bn के थ्रू भी ए कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ एन इवेंट ए कैन अकर विद one of the n mutually exclusive and exhaustive events B1, B2, B3 up to Bn, and the probabilities P of A by B1. P of A by B1 मतलब अगर आप B1 रास्ते से जाओगे तो A के होने की प्रोबेबिलिटी, B2 रास्ते से जाओगे तो A के होने की प्रोबेबिलिटी। अगर ये प्रोबेबिलिटीज हमको पता हो तो P of BI अपॉन A, मतलब इवेंट ए हो गया है तो वो BI वाले रास्ते से हुआ हो, this probability is P of BI into P of A by BI upon sigma PBI. तो this is the statement, this is the statement of the Bayes theorem. हालांकि I do not recommend you to learn it as a formula, लेकिन मैं डिब्बा बना रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको दिख जाए कि हाँ यार ये स्टेटमेंट था जो हम यूज कर रहे थे। हम इसको फॉर्मूला की तरह नहीं यूज कर रहे थे, हम लॉजिक से सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस को। लेकिन दिस इज हाउ द फॉर्मूला ऑफ बेस थ्योरम लुक्स लाइक। अब इसका प्रूफ बच्चों देखो कितना सिंपल है। देखिए इवेंट ए जो है, दिस इवेंट ए, ये जो शेडेड रीजन आपको ए दिख रहा है, ए को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन B1 यूनियन ए इंटरसेक्शन B2। ध्यान से देखिए ए इंटरसेक्शन B1 आपको ये वाला रीजन देगा, फिर ए इंटरसेक्शन B2 आपको ये वाला रीजन देगा, ए इंटरसेक्शन B3 आपको ये रीजन देगा। तो A will be equal to A intersection B1 union A intersection B2 union so on up to A intersection Bn। ठीक है, ये वाली इक्वेशन समझ में आ जानी चाहिए। तो therefore probability of A will be P of A intersection B1 plus P of A intersection B2 and so on up to P of A intersection Bn। इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया सिग्मा P of A intersection Bi, I goes from 1 to n, है ना, ये शॉर्ट में हमने इसको लिख दिया। अच्छा अब देखिए मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में हमने सीखा था कि P ऑफ A इंटरसेक्शन Bi की वैल्यू होती है P ऑफ A इंटू P ऑफ Bi अपॉन A, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू P ऑफ Bi इंटू P ऑफ A अपॉन Bi, है ना, इसके बराबर भी होती है ये वैल्यू। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। P of A intersection Bi is equal to PA into P of Bi upon A. It is also equal to P of Bi into P of A upon Bi. तो यहां से बच्चों देखो अगर हम इन दोनों रिलेशंस को देखें, इफ आई लुक एट दीज टू रिलेशंस, इन दोनों को देखिए तो आप लिख सकते हो P ऑफ Bi अपॉन A, मतलब ये वाला जो पार्ट है P ऑफ Bi अपॉन A इज इक्वल टू P ऑफ Bi इंटू P ऑफ A अपॉन Bi अपॉन P ऑफ A। एंड P ऑफ A की वैल्यू आप यहां से देखिए, P ऑफ A की वैल्यू आप लिख सकते हो इसके बराबर, एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट सिग्मा P ऑफ Bi इंटू P ऑफ A बाई Bi, है ना, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो वही चीज आपकी डिनोमिनेटर में आ गई, है ना, दैट कंप्लीट्स द प्रूफ। ये मॉड्यूल से लिया है मैंने प्रूफ को, इट इज गिवन इन द मॉड्यूल आल्सो, ये मॉड्यूल में डिटेल में गिवन है, फिर भी देख लीजिए, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। देखो समझ में आ गया प्रूफ। तो हमने क्या करा, ये जो डिनोमिनेटर में P ऑफ A आया था ना, इसकी वैल्यू हमने P ऑफ A की जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, यू कैन रिप्लेस दिस विद दिस क्वांटिटी, सो दैट कंप्लीट्स द प्रूफ। आराम से देख लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए ना, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा इसको। जस्ट क्लीन अप द थिंग्स। हालांकि प्रूफ से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रूफ पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन ठीक है पता हो तो अच्छा है। तो बच्चों यहाँ ये तो कहानी हो गई पूरी बेस थ्योरम की। चलिए अब एक और मजेदार कंसेप्ट देखते हैं जिसपे जेई मेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पार्ट जेई मेंस में ज्यादा आता है, बेस थ्योरम एडवांस में ज्यादा आती है और ये मेंस में ज्यादा आएगा, मतलब एडवांस में भी आता है इसलिए मैं इसमें कुछ लिखता नहीं हूँ, लेकिन ये मेंस में ज्यादा यूज होता है। अगेन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट केयरफुली, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं और मजेदार भी होते हैं। देखिए लेट P be the probability of the occurrence of an event Z when a random experiment is conducted once। सपोज बच्चों आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक पर्टिकुलर इवेंट है Z जिसके होने का चांस है P। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप एक डाइस थ्रो करो और उसमें एक इवेंट है Z जिसको हम बोलते हैं कि इवन नंबर। तो Z के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 3/6। यहां पर हम अज्यूम करें कि सपोज इवेंट Z हो जाए,
रैंडम एक्सपेरिमेंट एक बार करने पर, वो है चांस है पी, जेड के होने का चांस है पी, अगर आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक बार करते हैं तो। लेट क्यू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट सेट। होने की प्रोबेबिलिटी पी है और सपोज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्यू है, तो ये तो ऑब्वियस है यहां से कि पी प्लस क्यू की वैल्यू के बच्चों के बारे में कुछ बता सकते हो? जल्दी बताओ, कैन यू सजेस्ट एनीथिंग अबाउट पी प्लस क्यू? P is the chance of happening of Z, Q is the chance of not happening of Z. So what should be the value of P plus Q? Obviously 1 होगा. Very good. P plus Q की वैल्यू बच्चों 1 आनी चाहिए, है ना? तो आपने एक एक्सपेरिमेंट को एक बार करा, इवेंट Z हो जाए इसका चांस है P, और इवेंट Z नहीं हो इसका चांस है Q. तो हमें पता चल गया कि भाई P plus Q 1 होना चाहिए. Now suppose if we conduct this experiment n times, हम बच्चों इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक बार करें तो Z के होने का चांस है P, नहीं होने का है Q. अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स कर दें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट Z अकर्स एग्जैक्टली r टाइम्स? अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट Z जो होगा वो एग्जैक्टली r टाइम्स होगा? तो देखिए मैं एक काम करता हूं कि मैं इन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को लेबल कर देता हूं, ठीक है? तो ये आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट कर दिया. पहली बार में क्या आया, दूसरी बार में, तीसरी बार में, एंड सो ऑन. तो ऐसे हमने इसको n प्लेसेस बना दी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के लिए. सपोज पहली बार में Z आ जाता है, Z मुझे R बार चाहिए, तो सबसे पहले बच्चों डिसाइड करो NCR से प्लेसेस वेयर Z अकर्स. आपने एक्सपेरिमेंट को n बार करा, उन n बार में से कौन सी R जगहों पे Z अकर करेगा, ये आप डिसाइड कर सकते हैं NCR बेस से. सपोज हमने डिसाइड करा कि ठीक है यहाँ Z होना चाहिए, यहाँ पे Z आना चाहिए, यहाँ पे Z आना चाहिए, यहाँ पे भी Z आना चाहिए. हमने NCR से डिसाइड करा कहाँ Z होगा. ऑब्वियसली बची हुई जगह पे Z नहीं होना चाहिए, यहाँ Z नहीं होगा, यहाँ पे Z नहीं होगा, यहाँ पे भी Z नहीं होगा, यहाँ पे भी Z नहीं होगा. अब अगर बच्चों ध्यान से देखो तो Z वाले टर्म्स कितनी बार आ रहे होंगे, R टाइम्स. Z बार वाले टर्म्स कितनी बार आ रहे होंगे, N माइनस R टाइम्स. टोटल N है, R टाइम्स मुझे Z करवाना है, तो मैंने NCR में से चूज करा कि कौन कौन सी R जगहों पे Z होगा, और फिर वहां पे मैंने Z रख दिया. बची जगह पे Z नहीं होना चाहिए. तो अब ध्यान से देखिए, what is the probability that the event Z occurs exactly R times? ध्यान से देखिएगा, है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है. दिस विल बी इक्वल टू NCR, R प्लेसेस चूज करी. अब देखिए यहां पे आपको Z चाहिए, होने का चांस है P, नहीं चाहिए Q, होने का चांस P, यहाँ चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए. तो टोटल बच्चों एंड या स्टेजेस मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज. तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R, एंड दैट इज योर आंसर. एक बार एक्सपेरिमेंट करने पे Z हो इसका चांस है P, और नहीं हो इसका चांस है Q. तो अगर हम एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स करें तो Z के एग्जैक्टली R टाइम्स होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, NCR, n में से कौन सी R जगहों पे आपको Z करवाना है, इनटू, अब Z यहाँ पे जितनी बार R जगहों पे आया है वहां पे P मल्टीप्लाई होगा R टाइम्स, और n माइनस R प्लेसेस पे Z नहीं आया वहां पे Q मल्टीप्लाई होंगे n माइनस R टाइम्स, एंड यू गेट द आंसर. दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, यू डू नॉट हैव टू लर्न दिस, बट अंडरस्टैंड द की आइडिया कि ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है. NCR जरूरी है, कौन सी जगहों पे Z होगा, इसको बच्चों बोलते सर हैं. हाँ बेटा. सर ये Q की पावर N माइनस R का टर्म क्यों आया? भाई जैसे मान लेते हैं, इसको दूसरी तरह से सोचो, जैसे मैं डाइस वाला एग्जांपल ले लेता हूँ ना, और सपोज मैं इवन भी नहीं लेता, लेट्स यूज कि Z मतलब है कि आपको 6 मिल गया, डाइस थ्रो करने पे 6 आता है, तो Z के होने का चांस यानी P की वैल्यू हो जाएगी 1/6 और Q की वैल्यू हो जाएगी 5/6. अब मैं आपसे कहता हूं कि मैंने इस डाइस को 3 बार फेंका, एग्जैक्टली 2 बार 6 आए, इसका चांस क्या होगा, एग्जैक्टली 2 बार 6 आता हो, एग्जैक्टली 2 टाइम्स 6. 3 बार फेंकने पे एग्जैक्टली 2 बार 6 आए,
तो आपके दिमाग में देखो केसेस क्या क्या बनेंगे। आप बोलोगे सर हो सकता है पहली दो में ही 6 आ जाए, यहाँ पे 6 नहीं आए, या फिर 6 नहीं आता हो 6, या फिर पहली बार में 6 नहीं आया, सेकंड और थर्ड बार में 6 आ गया। यही तीन पॉसिबिलिटी तो आएंगी दिमाग में। अगर मैं 3 बार थ्रो करूं डाइस को और मैं चाहता हूं एग्जैक्टली 2 बार 6 आए, ऐसा होने का चांस कितना है? पहले वाले केस का चांस कितना है? 6 आना चाहिए 1/6, फिर 6 आना चाहिए 1/6, और 6 नहीं आना चाहिए 5/6। तो ये बेटा 5/6 जो है ना, ये एक्चुअली क्यू है, यही क्यू है। ऐसे यहाँ पे देखो 6 आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए, ये क्यू आ गया। तो इसी तरह से जब आपने इसको n टाइम्स रिपीट करा और r टाइम्स सक्सेस चाहते हो, तो r टाइम्स सक्सेस के अलावा n-r टाइम्स फेलियर भी तो मिलेगा आपको। यस सर। तो इसीलिए वो हर फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है, एंड दैट्स व्हाई यू ओके गेट सर। q टू द पावर n-r। तो बच्चों अगर ये बेसिक आइडिया समझ में आ गया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसको बाइनोमियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो टर्म्स है p और q, that's why it is called binomial distribution. It is also related to binomial theorem a bit, वो भी हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन में। लेकिन ये बच्चों मेन कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि p प्लस क्यू की वैल्यू यदि 1 है और आपको n में से r जगह पे सक्सेस चाहिए, तो r सक्सेस मिलने का चांस होता है NCR सक्सेस की पावर r, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर r इंटू फेलियर की प्रोबेबिलिटी की पावर n-r। ये समझ में आना चाहिए एक्सप्रेशन, है ना? समझ में आना चाहिए, इसको रट्टा नहीं लगाना है। दिस इज नॉट अ फॉर्मूला। लेकिन मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करके दिखा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम जेई मेंस, सम क्वेश्चंस आर फ्रॉम जेई एडवांस आल्सो। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे इस कंसेप्ट को कैसे यूज होता है। लेकिन फिलहाल ये बताइए कि ये बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि ये कैसे बना, ये चीज क्लियर हो गई कैसे आई आंसर में? अगर समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो जल्दी से, तो फिर मैं क्वेश्चन शुरू करवाऊँ। इस पे मेंस में भर के आते हैं क्वेश्चन, भर भर के आते हैं। ये कंसेप्ट मतलब अगर समझ में, आसान भी है इसमें, मतलब दिस इज मच मच इजियर देन बेस थ्योरम। अगर आपको बेस थ्योरम समझ में आ गई बच्चों, तो ये तो बहुत ही आसान है, चिंता की बात ही नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, सवालों के जंजाल देखते हैं थोड़े से, है ना? चलिए बच्चों स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे। पहला वाला क्वेश्चन पढ़िए ना, उसी पे फोकस करिए। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। अ ड्रंकर्ड टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अच्छा, ड्रंकर्ड आप लोग समझते हैं, एंड टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है? वो अपनी जगह स्थिर नहीं रहेगा, या तो आगे जाएगा या पीछे लेगा एक कदम। द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड इज 0.4। तो बच्चों इसमें फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो पीछे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपको दिया है कि द ड्रंकर विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो फॉरवर्ड की 0.4 है, तो पीछे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.6 हो गई। दी नहीं है, पता चल रही है देखकर। ठीक है, वेरी गुड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स, at the end of 11 steps he is one step away from the starting point। तो बच्चों ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। अब वो या तो एक स्टेप आगे जाएगा या फिर यहां से एक स्टेप पीछे जाता है, ठीक है? अब यहां पहुंच गया तो फिर यहां से एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे। सवाल है कि फाइनली 11 स्टेप चलने के बाद वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से एक स्टेप की दूरी पर है। तो सोच के देखो ऐसा कैसे हो सकता है? 11 स्टेप चलने के बाद वो बंदा स्टार्टिंग पॉइंट से एक स्टेप की दूरी पर, ये कैसे मुमकिन है? हाउ इज इट पॉसिबल? थिंक अबाउट दिस। तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई या तो उसने 6 स्टेप फॉरवर्ड चले हैं, 5 बैकवर्ड चले, या फिर और 6 स्टेप बैकवर्ड 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, है ना? यही दो संभावनाएं हैं। अगर स्टार्टिंग पोजीशन से एक स्टेप दूर चाहिए, तो या तो 6 फॉरवर्ड 5 बैकवर्ड चलाओ, या 6 बैकवर्ड 5 फॉरवर्ड चलाओ। दोनों ही सूरतों में वो स्टार्टिंग पॉइंट से एक स्टेप की दूरी पर होगा। चलिए अब 11 में से 6 स्टेप फॉरवर्ड चलाने। 11 में से बच्चों कौन से 6 स्टेप से वो फॉरवर्ड चलेगा? जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10th, 11th। तो कौन से नंबर के स्टेप से वो फॉरवर्ड चला? दिस कैन बी डिसाइडेड इन 11C6। सपोज आपने डिसाइड करा कि ठीक है वो यहाँ पे फॉरवर्ड चलता है, इन 6 जगह पे फॉरवर्ड चलता है। ये डिसाइड हो सकता है बच्चों 11C6 वेज से। बचे हुए 5 प्लेसेस पे ऑब्वियसली बैकवर्ड ही चला होगा। अब पहले स्टेप पे बैकवर्ड चले, फिर फॉरवर्ड चले, फिर फॉरवर्ड चले, फिर बैकवर्ड चले, एंड सो ऑन। तो देखिए फॉरवर्ड चलेगा 6 बार और फॉरवर्ड चलने की प्रोबेबिलिटी है 0.4।
सो दिस शुड बी इक्वल टू 2/5 टू द पावर 6, और 5 में बैकवर्ड 3/5 टू द पावर 6। ये बच्चों पहला केस हो गया, 6 फॉरवर्ड 5 बैकवर्ड। 11 से 6 कौन से 6 स्टेप फॉरवर्ड चला? 2/5 की पावर 6 इंटू 3/5 की पावर 5, सॉरी 5 बैकवर्ड है ना। या फिर और मतलब एडिशन, 11 में से 6 बैकवर्ड चले, या 11 में से, हाँ चलो 11 में से 6 बैकवर्ड, 11 से 6 कौन से 6 बैकवर्ड चलेगा? बैकवर्ड चलने की प्रोबेबिलिटी है 3/5, 3/5 की पावर 6, बचे हुए 5 पे फॉरवर्ड चलाओ 2/5 की पावर 5। दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी कि वो फाइनली एक स्टेप दूर होगा। इसको आप चाहे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी कैन टेक 11 से 6 कॉमन, वी कैन टेक 2/5 की पावर 5 कॉमन, 3/5 की पावर 5 कॉमन, ये सब कॉमन ले लो। आपके पास बचेगा पहले ब्रैकेट से 2/5, दूसरे ब्रैकेट से 3/5। सो इवेंचुअली योर आंसर विल बी 11c6 इंटू 2/5 की पावर 5, 3/5 की पावर 5। ये बच्चों आपका आंसर हो गया ना। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, देखो। एनसीआर मत भूलना, ये मत भूलना, ये जरूरी है, क्योंकि ये एक्चुअली केसेस है, नहीं तो आपको ऐसे केसेस बनाने पड़ेंगे। ये हमारा केस 1 हो गया, फिर आप केस 2 बनाओगे, केस 3 बनाओगे, बहुत समय लग जाएगा। तो उन केसेस को कट शॉर्ट करने के लिए एनसीआर होता है, कितने केसेस बनेंगे। चलिए लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम, एक और देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहा है हम। 100 identical coins, each falling headwise with probability p are tossed once। मतलब देखो 100 आइडेंटिकल कॉइन्स है, उनको टॉस करने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है p, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 कॉइन्स शोइंग अप द हेड्स is equal to the probability of 51 coins showing up the heads, then find the value of p। तो बच्चों ऐसा होता है कि जब आप इन 100 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो 50 कॉइन्स पे हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है और 51 कॉइन्स पे जो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है, वो दोनों प्रोबेबिलिटीज इक्वल आती हैं। तो p की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है p, ऑब्वियसली टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस p। डन। अब बच्चों मुझे 100 कॉइन्स में से 50 कॉइन्स पे हेड चाहिए। कौन से 50 पे हेड्स आएगा? दिस कैन बी डिसाइडेड इन 100 से 50 वेज। उन 50 कॉइन्स पे हेड्स आने का चांस है p की पावर 50, और बचे हुए 50 कॉइन्स पे टेल्स आने का चांस है 1 माइनस p की पावर 50। ये है 50 कॉइन्स पे हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी। दिस इज इक्वल टू, ये गिवन है, दिस इज इक्वल टू 100 में से 51 कॉइन्स पे हेड्स आए। कौन से 51 पे हेड्स आएगा ये डिसाइड हो सकता है 100 से 51, p की पावर 51, उन सब पे हेड्स आना चाहिए, और बचे हुए 49 पे टेल्स आना चाहिए। क्लियर? तो ये कंडीशन बच्चों हमको गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। चलिए बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100 से 50 मतलब 100 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल। अच्छा ये p की पावर 50 और p की पावर 51 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ राइट साइड पे सिर्फ एक p बचेगा। 1 माइनस पी की पावर 49 और 1 माइनस पी की पावर 50 कैंसिल होंगे, लेफ्ट साइड पे बचा होगा 1 माइनस पी इज इक्वल टू 100 से 51 मतलब 100 फैक्टोरियल अपॉन 51 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल इनटू पी, है ना। यहाँ पे एक पी बचा हुआ है, ये दोनों भी कैंसिल कर दीजिए। 50 फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल से कैंसिल होकर 51 छोड़ेगा, 49 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा, 50 बचेगा। सो देयरफॉर यू गेट, इस 51 को लेफ्ट पे भेजिए, 51 1 माइनस पी इज इक्वल टू, यहां बच्चों 50 बचा था, इसको राइट पे भेज दीजिए 50p। therefore 51 is equal to 101p, and this gives you the value of p as 51 upon 101। जल्दी से देखो सबको समझ में आ रहा है यहां तक? सब लोग बताओ जल्दी से यस या नो। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, समझ में आ जाए तो यस टाइप करिए। दोनों क्वेश्चंस देख लीजिए, अच्छे से समझ में आने चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू बेस थ्योरम। कंसेप्चुअली इसमें ज्यादा सोचना नहीं होता।
जैसा ऐसा बोल रहा है करते जाओ, सॉल्व होता जाएगा। और बाकी के क्या हाल चाल है भाई? वेदांत कुमार कहाँ हो? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना सबको? वेरी गुड। चलिए और देखते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। In a series between India and England, the probability that India will win is 2/3. मतलब इंडिया विल विन अ मैच है, एक्चुअली इंडिया विल विन अ मैच, ठीक है, इज 2/3, एंड दैट इंग्लैंड विल विन अ मैच इज 1/3। एक मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी, इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी एक मैच में 2/3 है, और किसी भी मैच में इंग्लैंड के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। दे प्ले अ 7 मैच टेस्ट सीरीज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया, फर्स्ट पार्ट है विंस द सीरीज 5-2, सेकेंड पार्ट है विंस द सीरीज। बच्चों देखो, इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 2/3 और इंग्लैंड के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। माई क्वेश्चन इज, क्या कोई मैच ड्रॉ हो सकता है? कोई मैच ड्रॉ हो सकता है क्या? इंडिया के जीतने का चांस है किसी भी मैच में 2/3 और इंग्लैंड के जीतने का चांस है 1/3। मेरा सवाल है, क्या कोई मैच ड्रॉ हो सकता है? यस या नो, चैट बॉक्स में यस या नो। इंडिया के जीतने का चांस 2/3 और इंग्लैंड के जीतने का चांस 1/3 किसी भी मैच में, तो क्या ये सीरीज में कोई भी मैच ड्रॉ हो सकता है? नहीं हो सकता देव। कारण क्या है कि देखिए, अगर आप 2/3 प्लस 1/3 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये एग्जॉस्टिव है। 2/3 प्लस 1/3 इज 1, सो दिस इज एग्जॉस्टिव आउटकम्स। इसके अलावा देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। ये एग्जॉस्टिव केसेस हैं, क्योंकि इनका सम सैंपल स्पेस के बराबर आ गया है, तो ड्रॉ का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे। पहले पार्ट में बच्चों इंडिया को सीरीज जितानी है 5-2 से। 7 मैचों की श्रृंखला में इंडिया 5-2 से जीते, तो 5 में कौन से मैच जिताओगे इंडिया को? पहला मैच जिताओगे, दूसरा जिताओगे, कौन से 5 मैच जिताओगे? 7C5, ठीक है। उन 5 मैचेस में इंडिया के जीतने का चांस 2/3 था हर मैच में, और बचे हुए 2 मैच में इंग्लैंड जीती होगी 1/3 की पार्ट 2। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे चलिए। इंडिया विंस द सीरीज। अच्छा, अब इंडिया को सीरीज जितानी है, तो इंडिया के देखिए सीरीज जीतने का चांस है 7-0 से जीत सकती है, या फिर 6-1, या फिर 5-2, या फिर 4-3, है ना? दीज आर द 4 वेज बाय विच इंडिया कैन विन द सीरीज। चलिए, अब अगर इंडिया 7-0 से जीतती है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू, इंडिया 7-0 से जीत जाए, 7 में से 7 मैच इंडिया को जिताने हैं, और हर बार जीतने का चांस है 2/3 की पावर 7, प्लस अगर इंडिया 6-1 से जीती है, तो 7 में से कौन से 6 मैच इंडिया जीतेगी? 7 से 6, जीतने का चांस 2/3, हारने का चांस 1/3। 5-2 से सीरीज जीत जाए, 7 में से कौन से 5 मैच जिताओगे भाई इंडिया को? 7C5, 2/3 की पावर 5, 1/3 की पावर 2। 4-3 से जीते, 7 में से कौन से 4 मैच जीतेगी? 7C4, 2/5 की पावर 4, सॉरी 2/3 की पावर 4, इंटू 1/3 की पावर 3। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस, you'll get the answer। जो भी आता है उसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, जो भी वैल्यू हो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे ड्रॉ होने की संभावना नहीं थी, और हमने केसेस बना के नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, a card is drawn and replaced in an ordinary pack of 52 playing cards। आप एक कार्ड लेते हैं और उसको देख के फिर रिप्लेस कर देते हो, वापस से पैकेट में गड्डी में डाल देते हो। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स must a card be drawn so that there is at least an even chance of drawing a heart।
अच्छा, एक चीज बच्चों ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये टर्म यूज होती है कई बार, अब पता ना हो तो दुखी होगे इसमें, दैट इज इवन चांस। किसी भी चीज के होने का इवन चांस। इवन चांस मतलब होता है प्रोबेबिलिटी इज 0.5। किसी भी चीज के होने का चांस यदि 0.5 है तो हम बोलते हैं कि उसके होने का इवन चांस है। इवन मतलब बराबर सा चांस है होने का, ठीक है। तो इवन चांस, ये जो फ्रेज यूज होता है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो क्वेश्चन है, हाँ 7 बेटा दिया हुआ है, दे प्ले अ 7 मैच टेस्ट सीरीज। दे प्ले अ 7 मैच टेस्ट सीरीज, इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बच्चों ये ध्यान रखिए ना कि इवन चांस मतलब होता है 0.5 प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अ कार्ड इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड। अब जरूरी तो है नहीं आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स द कार्ड इज ड्रॉन, कितनी बार कम से कम कार्ड को ड्रॉ करके रिप्लेस करते रहें, कितनी बार कम से कम करूं कि हार्ट आने का चांस एटलीस्ट 0.5 हो जाए। एटलीस्ट एन इवन चांस मतलब हार्ट आने का चांस कम से कम 0.5 हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं पहली बार में कार्ड को निकाल लूं, एक ही बार करूं इस प्रोसेस को, तो हार्ट आने का चांस है 0.25। चार, भाई चार तरह के स्वीट्स होते हैं, तो हार्ट आने का चांस होगा, एक बार करूं तो 1/4, दो बार करूं तो हार्ट आने का चांस कितना होगा, फिर तीन बार करूं तो कितना होगा। तो मुझे बताना है कम से कम कितनी बार करूं कि हार्ट आने का चांस कम से कम 0.5 हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन में हम एक स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, वन कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग, वन माइनस प्रोबेबिलिटी नो हार्ट इज ड्रॉन। This will be equal to probability that at least one heart is drawn. सोच के देखिए बच्चों, सही लिखा है ना। वन माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो हार्ट इज ड्रॉन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हार्ट इज ड्रॉन, ठीक है। मैं चाहता हूं कम से कम एक हार्ट ड्रॉ हो, इसका चांस 0.5 से ज्यादा होना चाहिए। आई वॉन्ट दिस वैल्यू टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। एटलीस्ट एन इवन चांस, एटलीस्ट मतलब कम से कम, इससे ज्यादा भी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 होना चाहिए। अच्छा, सपोज द कार्ड्स आर ड्रॉन n टाइम्स। मान लीजिए आपको कम से कम n टाइम्स ड्रॉ करना है कार्ड को, सो देयरफॉर वन माइनस प्रोबेबिलिटी। अब बच्चों ध्यान से देखना, एक आपने n टाइम्स कार्ड ड्रॉ करा और एक बार भी हार्ट नहीं आया, n टाइम्स ड्रॉ करा और एक बार भी हार्ट नहीं आया, ये कितना होगा। ध्यान से देखिए, दिस विल बी, पहली बार में हार्ट नहीं आता 3/4, दूसरी बार में हार्ट नहीं आया 3/4, और ऐसा करते करते एक बार भी हार्ट नहीं आया 3/4। ये टोटल n टाइम्स आया होगा, दिस विल अकर n टाइम्स। आपने n टाइम्स एक एक कार्ड ड्रॉ करा और एक बार भी हार्ट नहीं आया आपके पास, ठीक है ना। दिस इज n टाइम्स। दिस प्रोबेबिलिटी, दिस प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, यानी कि 1 माइनस 3/4 टू द पावर n should be greater than equal to 0.5. Therefore 3/4 की पावर n should be less than equal to 1/2। तो अब बच्चों आपको बताना है n की कौन सी सबसे छोटी वैल्यू पे, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स बोला है, सबसे छोटी वैल्यू सर जिसको रखने पे, हाँ बेटा। सर ये 3/4 कैसे आया? भाई चार तरह के पत्ते होते हैं ना, हार्ट्स होता है, स्पेड होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है। तो आपने पहली बार में हार्ट आ जाए इसका चांस है 1/4, और नहीं आए अच्छा, इसका चांस है 3/4। ठीक है सर। तो एक बार भी हार्ट नहीं आए, पहली बार में नहीं आया 3/4, दूसरी बार में भी आपने n टाइम्स ड्रॉ कराया कार्ड और एक बार भी आपके पास हार्ट नहीं आता, तो इसलिए 3/4 की पावर n। मैं एक्चुअली अगर कम से कम एक हार्ट के लिए केसेस बनाऊंगा ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि एग्जैक्टली n टाइम्स हार्ट आ गया, n-1 टाइम्स हार्ट आता है, n-2 टाइम्स हार्ट आता है। मैं उन केसेस में नहीं फंसना चाहता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वन में से वो वाली प्रोबेबिलिटी हटा देते हैं कि एक भी हार्ट नहीं आया मेरे पास। अब बच्चों थोड़ा सा अगर आप इसमें लॉजिकली सोच के देखें हिट एंड ट्रायल से,
तो देखिए कौन सी वैल्यू n की रखने पे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज अगर हम n की वैल्यू 2 रखें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बनेगी 9/16। तो ये तो बेटा 0.5 से बड़ा हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। n को 3 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी 27/64, और ये वैल्यू इनफैक्ट 1/2 से छोटी होती है, और सबसे छोटी वैल्यू यही है, n की सबसे छोटी वैल्यू 3 है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये जो टेक्निक है ना कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग की, ये बच्चों बहुत सिग्निफिकेंट है इस तरह के क्वेश्चंस में। आपको कोई चीज कम से कम एक बार करवानी है, कम से कम 2 बार करवानी है, तो आप 1 में से वो हटा दीजिए, वो एक बार भी नहीं होती, ये एग्जैक्टली एक बार होती है। दिस कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ इसी कंसेप्ट के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग पे। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, और उससे पहले जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ ये समझ में आ गया या नहीं आ गया कंसेप्ट। क्वेश्चन था कि एक पैक में से आप एक एक कार्ड ड्रॉ करते रहते हो जब तक कि आपके पास हार्ट आने का चांस 0.5 ना हो जाए। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए यहां तक समझ में आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग कैसे यूज हुई है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग। कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग पे खूब क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। चलिए बहुत बढ़िया, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा एक्शन वाला सवाल करते हैं, लड़ाई झगड़े वाला क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से आर्मी में भी मैथमेटिशियंस की जरूरत पड़ती है, हालांकि वो बेचारे लड़ने नहीं जाते, वो प्लानिंग में काम करते हैं सब। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉम्ब हिटिंग अ ब्रिज इज 1/2। मतलब आप अगर कहीं से एक बॉम्ब फायर करते हैं किसी ब्रिज पे तो 1/2 चांस है कि वो ब्रिज को हिट करेगा। 2 डायरेक्ट हिट्स आर नीडेड टू डिस्ट्रॉय इट। 2 हिट अगर ब्रिज पे लग गए तो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और एक बार में ब्रिज पे हिट उसका चांस है 1/2, कोई बॉम्ब हिट करे उसको 1/2 चांस है, और 2 हिट्स के बाद ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता है। द लीस्ट नंबर ऑफ बॉम्ब्स रिक्वायर्ड so that the probability of the bridge being destroyed is greater than 0.9 is how much? बच्चों 2 बॉम्ब से ये ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कम से कम कितने बॉम्ब्स फेंके जाएं ब्रिज के ऊपर कि ब्रिज के डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी 0.9 से अधिक हो जाए। कम से कम कितने बॉम्ब फेंके जाएं। 2 बॉम्ब से ब्रिज डिस्ट्रॉय होगा, कोई भी बॉम्ब ब्रिज को हिट करे, क्योंकि जरूरी नहीं हो सकता निशाना इधर उधर हो जाए, पानी में गिर पड़े बम, तो 1/2 चांस है कि ब्रिज को हिट करेगा फेंका हुआ बॉम्ब। 2 हिट के बाद बॉम्ब वो ब्रिज डिस्ट्रॉय होता है, और मैं चाहता हूं कि ब्रिज के डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी 0.9 से ज्यादा हो, तो कम से कम कितने बॉम्ब्स फायर करने चाहिए मुझे। ठीक है, तो देखिए दिस विल बी सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द ब्रिज। डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 हिट चाहिए, है ना, एटलीस्ट 2 हिट्स। और ध्यान रखिएगा वॉर में ऐसा नहीं होता कि आप एक बॉम्ब फेंकेंगे फिर रुके रहेंगे, फिर दूसरा फेंकेंगे फिर रुके रहेंगे। आप हवाई जहाज से जाएंगे और ऊपर से बहुत सारे बॉम्ब्स गिरा देंगे। आपको पता है कोई भी हो सकता है बॉम्ब थोड़े दाएं बाएं गिरे, तो 1/2 चांस इसीलिए हम लेके चल रहे हैं। हवाई जहाज से बॉम्ब को गिराना है, वो ब्रिज को गिराना है ना, बॉम्ब्स हवाई जहाज से फेंकने। एक साथ आप बॉम्ब्स फायर कर दोगे ऊपर से, कितने बॉम्ब्स एक साथ गिराऊं कि ब्रिज के डिस्ट्रॉय होने का चांस 0.9 से ज्यादा हो जाए। तो कम से कम 2 हिट चाहिए डिस्ट्रॉय करने के लिए। दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस नो हिट माइनस एग्जैक्टली 1 हिट। बच्चों सोच के देखो इस चीज को, ध्यान से देखो। ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए कम से कम 2 हिट चाहिए। दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1 माइनस की एक भी बॉम्ब हिट नहीं करा, माइनस एग्जैक्टली एक बॉम्ब हिट करा। अगर 1 में से हम इन दोनों केसेस को हटा दें तो कम से कम 2 फिर बॉम्ब्स हिट कर जाएंगे, ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस, सपोज आपने टोटल n बॉम्ब्स फायर करे, एक भी हिट ना लगे। हिट लगने का चांस है 1/2, मिस होने का चांस भी 1/2, तो 1/2 की पावर n। समझ में आया, ऑल मिस माइनस एग्जैक्टली एक हिट। आपने n बॉम्ब्स फायर करे, एक ही हिट करा, कौन सा करेगा, NC1, उसके हिट करने का चांस 1/2,
मिस करने का चांस 1/2 की पावर n-1 है ना, बचे हुए n-1 बॉम्ब्स मिस कर गए, ये एग्जैक्टली 1 हिट का है। which is same as 1 minus 1/2 की पावर n माइनस, यहां बच्चों आ जाएगा n/2 की पावर n। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 1 माइनस n+1/2 की पावर n। ठीक है, ये बच्चों प्रोबेबिलिटी है कि ब्रिज डिस्ट्रॉय होगा, और मैं चाहता हूं ये प्रोबेबिलिटी 0.9 से ज्यादा हो, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9, यानी कि 1/10 शुड बी लेस देन इक्वल टू n+1/2 की पावर n। उल्टा लिख दिया, सॉरी, फिर से लिख रहा हूं ना, दिस इज n+1/2 की पावर n शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/10। अब बच्चों यहां से थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल लेना पड़ेगा, देयर इज नो अदर अप्रोच। इस तरह की इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लेके आपको काम चलाना पड़ेगा। ऑप्शंस देखिए, जैसे सपोज अगर हम n की वैल्यू 5 रख दें, रैंडमली पुट कर रहा हूं मैं, n की वैल्यू 5 रखी, n की वैल्यू 5 रखने पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी 6/32, तो ये तो 0.1 से छोटी नहीं है ना, दिस इज ग्रेटर देन 0.1। 0.1 होने के लिए 6/60 होना चाहिए, डिनोमीटर ज्यादा बड़ा चाहिए मुझे, तो चलो n की वैल्यू थोड़ी बढ़ाते हैं, रैंडमली n की वैल्यू 7 डाल देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी n+1 इज 8/2 to the power 7, दिस इज ठीक है, दिस वैल्यू विल बी 2 क्यूब, ये बच्चों 2 क्यूब हो गया ना, तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर 4, सो दैट इज 1/16। दिस इज स्मॉलर देन 0.1, लेकिन जरूरी नहीं n इक्वल टू 7 हो। अब 5 नहीं था, 7 है, एक बार n इक्वल टू 6 भी चेक कर लेते हैं, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये नहीं कर रहा था। n इक्वल टू 6 और चेक कर लो, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू, मिनिमम नंबर ऑफ बॉम्ब्स बताने हैं आपको, तो 6 पे रख के देखे तो ये बनेगा 7/2 की पावर 6, विच इज 7/64। तो ये तो बच्चों नहीं हो रहा ना, 7/70 होना चाहिए था इसको 0.1 के लिए, 7/70, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n बिकम्स 7। आई बात समझ में? वापस से देखो किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग का इस्तेमाल हो रहा है, प्रोबेबिलिटी में जेई मेंस में कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग भर के आती है, तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट बहुत ध्यान से, मतलब आराम से समझिएगा, है ना। चलिए एक और करते हैं, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। थोड़ा सा नीचे shift करें। ये भी थोड़ा सा युद्ध से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, ये भी किसी इंटरनेशनल एग्जाम का क्वेश्चन है, इंडिया का नहीं है ये। क्वेश्चन पढ़िए, अ सबमरीन इज हाइडिंग आइदर एट अ पॉइंट ए विथ प्रोबेबिलिटी 8/9। तो बच्चों एक पॉइंट है समुद्र में, कहीं पे कोई जगह है जिसपे सबमरीन के होने का चांस है 8/9, एंड देयर इज अनदर पोजीशन इन द सी और ओशन जहां पे वो सबमरीन छुप सकती है और उसका चांस है छुपने का 1/9। इफ यू लुक एट दीज टू इंफॉर्मेशन केयरफुली, बच्चों मुझे बता सकते हो कि सबमरीन ए और बी के अलावा कहीं और हो सकती है क्या? ए पे होने का चांस है 8/9, बी पे होने का चांस है 1/9। इज इट पॉसिबल दैट सबमरीन इज समवेयर एल्स अदर देन ए और बी? पॉसिबल है कहीं और हो? नहीं है, क्यों? क्योंकि 8/9 प्लस 1/9 की वैल्यू 1 आ रही है, जो कि एग्जॉस्टिव है, ये एग्जॉस्टिव पॉसिबिलिटीज है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, तीसरी जगह पॉसिबल नहीं है, ए या बी में से ही कहीं है, ये गारंटी हो गई। ए पे होने का चांस ज्यादा है, बी पे कम है। अच्छा, देयर आर 55 टॉर्पीडोज, ईच ऑफ विच कैन बी फायर्ड एट ए और बी। टोटल बच्चों 55 टॉर्पीडोज है जिनको आप ए या बी कहीं भी फायर कर सकते हैं। ठीक है, ईच टॉर्पीडो कैन हिट द टारगेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर विथ प्रोबेबिलिटी 1/2। फिर वही कहानी है कि अगर आपने मान लीजिए ए पे कोई टॉर्पीडो फायर करा, तो जरूरी नहीं कि वो हिट करेगा, ये हो सकता है ओशन करंट की वजह से थोड़ा सा इधर से निकल जाए, कभी इधर से निकल जाए, तो अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो अगर आपने ए को एम लेके कोई टॉर्पीडो भेजा तो वो हिट करे, इसका चांस है 1/2। ऐसी बी पे भी 1/2 चांस है, कोई भी टॉर्पीडो टारगेट को हिट करे, इसका चांस है 1/2। क्वेश्चन इज हाउ मेनी टॉर्पीडोज मस्ट बी फायर्ड
एट द पॉइंट ए। टोटल 55 टॉर्पिडोज हैं आपके पास, ठीक है, और आपको बताना है ए पे कितने टॉर्पिडोज फायर करूं कम से कम, मतलब है ना, हाउ मेनी टॉर्पिडोज शुड बी फायर्ड एट ए सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज मैक्सिमम। मैं सबमरीन को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं, मेरे पास 55 टॉर्पिडोज हैं, सबमरीन का ए पे होने का चांस 8/9 है, बी पे होने का चांस 1/9 है, टॉर्पिडो हिट करेगा टारगेट को, उसका चांस है 1/2। और सपोज आप उस शिप में ऑफिसर है और आपको डिसीजन लेना है कि भैया तुम बताओ, बहुत बड़े गणितज्ञ हो, कि 55 में से कितने टॉर्पिडो इधर फायर करे जाएं कि सबमरीन को हिट करने का चांस मैक्सिमम हो, तो कैसे करोगे? व्हाट विल बी योर डिसीजन? सोच के देखिए जरा, सोचिए बच्चों, थोड़ा 3 से 4 मिनट में आपको दे रहा हूं, थिंक अबाउट दिस, व्हाट शुड बी योर डिसीजन। ध्यान रखिए 55 ही है आपके पास, और ये भी पक्का है सबमरीन पे अगर आपने इसको डिस्ट्रॉय नहीं करा तो वो आपको कर देगी, क्योंकि अब आप खाली हाथ हैं। 55 तो आपने पूरे फायर कर दिए, उसको पता भी चल गया कि आप उस पर फायरिंग कर रहे हो, और अगर वो बच गई तो आपको तो उड़ा देगी। तो अब अगर आप अफसर हैं वहां पे और आपको डिसीजन लेना है, तो सोच के बताइए जरा, कितने फायर करने चाहिए ए पर कि सबमरीन डिस्ट्रॉय होने का चांस मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम, गारंटी तो नहीं होगी, मैक्सिमम होना चाहिए। बेस्ट डिसीजन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं तो क्या है, साला कोर्ट मार्शल हो जाएगा अगर उसके अलावा कुछ कर दिया ना तुम लोगों ने। तो आर्मी में कोर्ट मार्शल हो जाता है, नेवी के अंदर, कि जब मैथ्स कह रही है कि इतना होना चाहिए तो आपने ऐसा क्यों नहीं करा। तो बताइए, कोर्ट मार्शल भी तब होगा जब बचोगे, सबमरीन ने उल्टा फायर कर दिया तो फिर तो कोर्ट मार्शल की जरूरत ही नहीं है। सोच के देखिए जरा, मतलब जस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, इट्स ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, अटेम्प्ट इट योरसेल्फ। मैं करूंगा सॉल्व, लेकिन पहले आप करके देखिए। हाँ भाई, कुछ पकड़ में आया नहीं? करें, सॉल्व करें, देखिए, ध्यान से देखिए ना। अच्छा बच्चों, एक चीज और, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड ना हो ना कि कितने टॉर्पिडोज हिट करने पे डिस्ट्रॉय होगा, तो मान के चलिए कि एक टॉर्पिडो पे हिट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड ना हो तो अज्यूम करके चलते कि भाई एक बॉम्ब, एक बुलेट, एक टॉर्पिडो सफिशिएंट है। अगर एक से अधिक चाहिए होंगे तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा जाता है कि 2 टॉर्पिडोज चाहिए, 3 चाहिए। तो स्पेसिफाइड नहीं है तो आप मान के चलिए कि एक टॉर्पिडो भी हिट कर गया तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई अज्यूम दैट लेट, यहाँ पे बच्चों एक्स टॉर्पिडोज फायर करते हैं और बचे हुए 55 माइनस एक्स टॉर्पिडोज बी पे फायर करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द सबमरीन, probability of destroying the submarine will be equal to, देखिए बहुत ध्यान से समझना है ना, बहुत ध्यान से समझो। या तो बच्चों सबमरीन ए पर है, ए पे होने का चांस है 8/9, ठीक है। अब कम से कम आपने टोटल एक्स टॉर्पिडोज फायर करे, कम से कम एक लगना चाहिए, दैट इज सेम एज 1 माइनस सारे मिस हो जाए, ऑल मिस। सोचिए देखिए, सबमरीन यदि पॉइंट ए पर है जिसपे होने का चांस है 8/9, तो कम से कम आपके एक्स टॉर्पिडोज में से एक उसको हिट करे, इसका चांस होगा 1 - 1/2 की पावर एक्स, सारे मिस हो गए आपसे। या फिर सबमरीन बी पर है 1/9, और आपने 55 - एक्स टॉर्पिडोज फायर करे हैं,
कम से कम एक हिट करे, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर 55 माइनस 6। और ये समझ में आना चाहिए कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे कम से कम एक टॉर्पिडो हिट करवाना है। तो फिर अगर मैं केसेस बनाऊंगा तो परेशान हो जाऊंगा कि एक्स में से एक हिट करे, दो हिट करें, तीन करें, चार करें, और फिर एक हिट करे तो कौन से वाला करें, XC1, XC2, XC3, वो सब भी आ जाएगा। तो मैं उन सब से बचने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग से ही सॉल्व होगा, बच उसके अलावा करना चाहोगे तो केसेस बहुत सारे बनेंगे। तो ये भी बच्चों वही है, ऑल मिस। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द सबमरीन। या तो ए पर है, कम से कम एक मिसाइल हिट कर जाए, या फिर बी पर है, कम से कम एक टॉर्पेडो हिट कर जाए। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस अ बिट। इसको बच्चों थोड़ा सा लिख लेते। P इज इक्वल टू, देयरफॉर P इज इक्वल टू, इस पूरे में से देखिए 8/9 प्लस 1/9 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। 1/9 हम कॉमन लेते हैं, इसको लिख सकते हो 8 इंटू 2 की पावर -6, पहले वाला ब्रैकेट, और इसको आप लिख सकते हैं प्लस 2 की पावर x माइनस 55। ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, विच इज एक्चुअली सेम एज, चलिए यहीं छोड़ देते हैं इसको। तो ये चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, जस्ट सिंप्लीफाई दिस बिट मोर। 1 माइनस 1/9, 2 की पावर 3 माइनस x प्लस 2 की पावर x माइनस 55, है ना। ये पूरा एक्सप्रेशन बच्चों सिंप्लीफाई होकर इसके बराबर आ जाता है। दिस विल सिंप्लीफाई टू दिस क्वांटिटी। मुझे ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम चाहिए, आई वांट द प्रोबेबिलिटी टू बी मैक्सिमम। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी या कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम कब होती है, जब उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा हो। देखो कितना बेहतरीन कंसेप्ट है। dp/dx should be 0 for maximum. अगर p मैक्सिमम चाहिए तो dp/dx 0 होना चाहिए। तो बच्चों अब इसका डिफरेंशिएट करिए, dp/dx निकालते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन देखते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 1/9 कॉन्स्टेंट एज इट इज, 2 की पावर 3 माइनस एक्स, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स, इनटू अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन -1, प्लस 2 की पावर एक्स माइनस 55 इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ln2, है ना। 2 की ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स इंटू ln a। तो ln2 दोनों में आएगा, इसलिए मैंने एक साथ बाहर लिख दिया। दिस वैल्यू शुड बी 0 एंड वी आर नाउ डन। क्वेश्चन हो गया खत्म लगभग। देखिए ये 9 और ln2 तो 0 के साथ भेज दीजिए। आपके पास बच जाएगा 2 की पावर 3 माइनस एक्स माइनस टाइम्स, दिस शुड बी 0। सेम बेस पे नंबर इक्वल है तो पावर इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम देखो कब हो रही है, जब आप 29 टॉर्पीडोज फायर करें एक्स के ऊपर। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मतलब नॉर्मल एक लेमैन को अगर आप एक बेवकूफ आदमी को अफसर बना देते हैं, नॉन टेक्निकल आदमी को, तो वो गलती क्या करेगा कि उसको लग रहा है यार यहाँ पे 8:1 चांस है। तो एक नॉर्मल आदमी क्या करेगा, वो बोलेगा यार 8:1 के रेशियो में करीब करीब फायर कर दीजिए। मतलब मे बी सपोज यहाँ पे अगर हम 6 फायर करें तो यहाँ पे 48 फायर करिए। एक नॉर्मल आदमी के दिमाग में ऐसा आता है कि यार ये 8:1 के यहाँ चांसेस 8 टाइम्स ज्यादा है, तो टॉर्पिडोज भी यहाँ पे 8 टाइम्स करीब करीब फायर कर दो। तो दिस इज व्हाट अ लेमैन विल डू इन दिस प्रॉब्लम, बट अ टेक्निकल पर्सन नोस कि यहाँ 29 फायर करने चाहिए और यहाँ पे हमें 26 फायर करने चाहिए। देखिए दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। सो इट्स अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन हाउ दिस concept of probability is used in the war rooms। कैसे स्ट्रेटेजीज बनती हैं, कितने बॉम्ब्स फायर करने चाहिए, क्योंकि हर चीज की लिमिटेड कैपेसिटी। आप हवाई जहाज में कितने बॉम्ब्स लेके जा सकते हो,
आप शिप में कितने बॉम्ब्स कैरी कर सकते हो, तो एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, मैथ्स इज एवरीवेयर, हर जगह मैथ्स है बच्चों, है ना। तो चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, तो जल्दी से यस टाइप कर दीजिए। और फिर ये चैप्टर आपका एक बार तो कंप्लीट हो गया। एक इसमें एक कंसेप्ट बचा है एक्सपेक्टेशन का, वो मैं अगली क्लास में करवा दूंगा, है ना। वो जेई मेंस में काम आता है, वो एडवांस में नहीं है। समझ में आ गया बच्चों, तो जल्दी से यस टाइप करो। कोई डाउट है तो पूछो, और नहीं समझ में आया तो भी बता दो। बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए ना। तो अब आपके पास एक छोटा सा होमवर्क मैं और दे रहा हूँ। योर होमवर्क इज मॉड्यूल में से मॉड्यूल में से नो योर अंडरस्टैंडिंग 10 तक पूरा कर लीजिए। नो योर अंडरस्टैंडिंग 10 मॉड्यूल में से, 9 तक तो पिछली बार दिया ही था, बस एक 10th और कर लो। मॉड्यूल नो योर अंडरस्टैंडिंग 10 तक कर लीजिए। और उसके बीच में जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो सब भी कर लीजिएगा, खुद से करिएगा। नो योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 10 प्लस ऑल एग्जांपल्स बिफोर इट। इसके पहले के सारे एग्जांपल्स भी निपटा लीजिए, ठीक है। तो ये बच्चों काम खत्म करो। अच्छा, मैं आज शाम को यार आपको वो भेजूंगा, कल भेज नहीं पाया एक्चुअली, बिजी हो गया था कहीं पे। टुडे आई सेंड यू दिस सॉल्यूशंस ऑफ एरियाज, वर्कशीट नंबर 1 और 2। दो आपको शीट्स दी थी, है ना। इसके मैं सोल्यूशन भेज देता हूँ, अभी भेज दूंगा, रात तक 8 बजे तक भेज दूंगा। और एक मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन भी भेज देता हूँ, 71 से 84। तो जिन लोगों ने कर रखा है वो इसको वाइंड अप कर लो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी कंफर्टेबल विद इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन 71 to 84 के सोल्यूशन में भेज रहा हूँ, नहीं करें तो कर लीजिएगा। और एरियाज में जो DPP1 DPP2 है मॉड्यूल में, उसके सोल्यूशन भी भेज रहा हूँ ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो इसको बच्चों पूरा कर लीजिए, और प्रोबेबिलिटी को मॉड्यूल से सॉल्व एग्जाम्पल्स तक देख लीजिए, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10 तक। इसके बाद फिर हम इससे मॉड्यूल से क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, टेक केयर एंड तबियत का ध्यान रखो, मेहनत करते रहो बच्चों घर पे।